अब ये शरण शब्द का अर्थ अगर देखोगे, शरण शब्द का अर्थ होता है कि मैं पूरे होश अवस में साथ सामने वाले जो मूर्ति मुझे दिखाई देती है उसको मैं शरण जा रहा हूँ, उसका मैं गुलाम हो रहा हूँ, उसका मैं भक्त हो रहा हूँ। और बुद्ध तो कहते हैं कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ। यानी इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पाली भाषा में जो शरणम शब्द है उसका अर्थ शरणम नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि इस बुद्ध प्रतिमा में जो बुद्धत्व के गुण प्रतीत हो रहे हैं वो मेरे अंदर विकसित हो जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब ये देखिए, विकसित होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और यहां पर हो रहा है कि ये बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके सामने मैं शरण जा रहा हूं। दोनों का अर्थ देखिए अब कितना अलग अलग होता है। तो दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया में। हम आवाज इंडिया के माध्यम से तमाम उन बिंदुओं को छूते हैं जो इतिहास में घटित होती है, और उन आधार पर आपका भविष्य भी लिखा जाता है, और वर्तमान में उन सारी समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है उन चीजों से जो आपको किसी भी तरीके से ज्ञानवर्धक ऊर्जा से भर देती है। इसी फेरिस्त में आज हमारे साथ अतुल भोसेकर सर हैं, जो एक स्वतंत्र शोधकर्ता है और विशेषज्ञ है बुद्धिज्म के जो भी शिलालेख हो या भग्नावशेष में छुपी हुई वो सारी चीजें हो जो कहीं ना कहीं अलग अलग अवस्था में बिखरी हुई है, बट उसका जो रियलिस्टिक एंगल है उसको समझने की वो कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जय जय। सर, हम देखते हैं कि जब भी बुद्धिज्म की बात आती है तो चाहे वो यूरोप हो या फिर एशिया के विविध देश हो, ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को अपना जो सोर्सेस है किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी भाषा का, जैसा एक कहावत है कि जो पाली और प्राकृत है इस भाषा ने पूरे एशिया को भी एक प्रकार से इफेक्टिव किया और प्रज्वलित किया। क्या इसके अगर से हम मूल रूप में जाते हैं तो आपको इसके सबूत भी मिलते हैं? बिल्कुल सबूत मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लिंग्विस्टिक एटिमोलॉजी। हाँ जी। इसका अर्थ यह होता है कि भाषा की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी या किस भाषा से वो प्रेरित हुई है। तो भारत की जितनी भी भाषाएं और साथ में जो हमारे भारत देश के आसपास के जितने भी देश हैं, इनकी भाषाओं का अगर आप अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि उसका जो रूट है, पूरा रूट ये पाली प्राकृत लैंग्वेज से शुरू हुआ है। तो यूँ समझ लीजिए कि भारत में जैसे भी है, चाहे वो मराठी हो या फिर संस्कृत हो, ये सारी भाषाएं जो है ये पाली भाषा से ही प्रेरित हो गई है। ओके, इसीलिए इसे एशिया की मातृभाषा भी कहा जाता है। बिल्कुल। या मातृलिपि भी कहा जाता है। मातृलिपि तो उसके स्क्रिप्ट को कहा जाता है, इसको मातृभाषा कहते हैं। सर, अगर से किसी शब्द को उसका अर्थ अगर से कहीं ना कहीं चेंज हो जाए जी, या मूल रूप से उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप में कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो जाए, तो उसका क्या भविष्य पे भी दूरगामी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक शब्द जो है जिसका एक अर्थ होता है और इसको अगर हम अलग ढंग से उसका अर्थ इस्तेमाल करने की शुरुआत करते हैं तो आगे चल आते हैं जो आगे वाला जो काल है उसको ये पता चलेगा कि उसका जो अर्थ है हमने बिल्कुल बदल दिया है। तो जो उसका मूल अर्थ है वो यहाँ लोगों ने जो है विस्मृत में चला गया है और नया अर्थ उसमें काम लेता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मराठी भाषा के लिए। मराठी भाषा में एक है कि थेरडा। थेरडा एक बोलते हैं ना कि एक अनपढ़ गंवार बूढ़े व्यक्ति को कहा जाता है, गाली के तौर पर एक शब्द है, एक शब्द है, गाली के तौर पर कहा जाता है थेरडा। इसका मूल धातु अगर देखेंगे तो ये हमारे पाली शब्द के थेर से आया है। ओके। थेर ये स्पिरिचुअली जो स्ट्रांग बुद्धिस्ट मॉन्क है, सीनियर मॉन्क, उसको थेर कहा जाता है। उसके ऊपर डिग्री होती है महाथेर कहा जाता है। तो ये थेर जो था, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल शब्द था, यहाँ की सभ्यता में बौद्ध संस्कृति का जैसे ही थोड़ा सा जो है उसका कम होना शुरू हो गया तो इस देश ने एक प्रतिक्रांति के रूप में इस थेर शब्द को थेरडा कर दिया, एक गाली के तौर पर कर दिया। ऐसे हम अगर देखना चाहेंगे तो बहुत सारे पाली शब्द के जो रिस्पेक्टफुल शब्द जो है, जो आदरयुक्त शब्द है, इसको आगे चलकर जो है बिल्कुल अनादर के साथ इसको व्यक्त किया जाए। एक और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे बुद्ध शब्द। हाँ जी। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल। इसको यहाँ के व्यवस्था ने बुद्धि बदल दिया और बुद्ध शब्द का अर्थ तो हम लोग जानते ही है। तो ये शब्द का अनर्थ करना जो है ये एक प्रकार की
द्वेष भावना जो सोची समझी है, चाल है। सोच समझी चाल है कि जो क्रांति की गई थी बुद्ध ने, बुद्ध विचारों ने और बौद्ध सभ्यता ने, उसके साथ में एक प्रतिक्रांति के रूप में ये सारे शब्द का इस्तेमाल गलत तरीके से एक गाली के तौर पे करना शुरू हो गए। जी, और आज हम अगर से देखते हैं वर्तमान में जब हम आते हैं 2026 में जी, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े, जैसा यूरोप में क्रांति हो रही है, कल्चर को डिकोड किया जा रहा है जी, हम देखते हैं मिस्र से नई नई न्यूज आती है, जैसा अभी सेपियन जैसे पुस्तकों ने मानव शास्त्र में एक भूचाल ला लिया है जी, या फिर लॉजिकल वे में जाएंगे तो भाषा के अलग अलग जो डिकोड हो रही है चीजें, तो क्या इन सब चीजों को रोका भी जा सकता है अगर से इस एक्सपर्ट इस सूत्र का सहारा लिया जाए तो? इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि एक मास अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो सारे शब्द है उनके मूल अर्थ, उनके मूल धातु जो है हमें लोगों के सामने लाना पड़ेगा, और पुनः उस अर्थ जो शब्द जो है उसका जो मूल अर्थ है, इसको जब तक हम लोगों में प्रचार और प्रसारित नहीं करेंगे तब तक हम ये ढांचे को बदल नहीं पाएंगे। तो इसमें लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको अवेयरनेस करना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है। जो थिंकर है, जो एक्सपर्ट्स है, जो पिछले अगर से ये शब्द जब बिगड़ रहे थे, जब इसका विकृतीकरण हो रहा था, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी इसको सुधारने के लिए कुछ कोशिश की जाए? बिल्कुल थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर आप पूरा व्यवस्था उस समय से देखते आओगे तो पता चलेगा ये सारी व्यवस्था ये बुद्ध के विचारों के या फिर जो मूल शब्द के विचार हैं उनके विपरीत ही काम करने में जुटी थी। ओके, तो उन अर्थों को, उन शब्दों को न्याय देने के लिए, उनकी बाजू रखने के लिए कोई था ही नहीं उनके सामने। तो जब ये विपरीत व्यवस्था शुरू हो गई थी तो उनका काम यही था कि जो भी विचारधारा है उसे विपरीत कुछ करें, उसके अर्थों का अनर्थ करके सामने लाए। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, और जब आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में संशोधन करते हैं, तो उस सारे शब्दों का मूल अर्थ भी हमें समझने लगा है। ओके, और उसका मूल कारण है कि जब ये, उदाहरण के तौर पर पाली शब्द अगर हम लेते हैं तो पाली शब्दों को अपना एक व्याकरण होता है, और बहुत साल पहले इन पाली शब्दों को, पाली के जो वचन है, इनको यहाँ के कुछ अभ्यासकों ने इसको पहले संस्कृत भाषा में भाषांतर किया और फिर उसको संस्कृत व्याकरण के माध्यम से उसका भाषांतर इतर अन्य भाषा में करना शुरू किया। लेकिन उसमें यह हुआ कि पाली भाषा के जो मूल शब्द है उसके अर्थों का अनर्थ होना शुरू हो गया। तो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि अगर पाली भाषा के कुछ वचन के हम काम करेंगे तो पाली भाषा के लिए हमें पाली भाषा का व्याकरण का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, मूल अर्थ जो उसका ग्रामर है, जो उसका ग्रामर है। बोधिसत्व बाबा साहब भी इस बात का जिक्र करते हैं। उनका वो सोच है जी, कहीं ना कहीं अगर से कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है, कहीं दूषित हुआ है तो उसको सुधारना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे समझते हैं हम सर, आप जब बौद्ध गुफाओं में विजिट करते हैं जी, या फिर अशोका के शिलालेख आप देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं, सम्राट अशोक भी इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो एक वार्निंग दे रहे थे लोगों को कि ऐसा हो सकता है। नहीं, शायद मुझे नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने इंडिकेशंस के तौर पर एक दो चार जगह पे हमें थोड़ा सा अंदेशा होता है कि सम्राट अशोक काफी दूरदर्शी थे। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने स्पष्ट रूप में ये लिखा, हाँ जी, इयम धम्मलिपि देवानम पियेम। तो ये कहना चाह रहे थे कि इस धम्मलिपि में देवों का प्रिय राजा ये लेख लिखता है। अभी उनका कारण यही नहीं था कि धम्मलिपि शब्द क्यों लिखे, तो हो सकता है कि उन्हें यह अंदेशा था कि आने वाले कल में जब भारत देश में बहुत सारी लिपियां उस वक्त भी प्रचलित थी, हाँ जी, और ये सारे प्रचलित लिपियों में से सबसे अच्छी लिपि जो पत्थर के ऊपर उत्तीर्ण कर सकते हैं और लोगों को समझ में आती है वो थी धम्मलिपि। और आने वाले कल में शायद इस लिपि का कुछ अलग नाम यहाँ के लोग दे दे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा था इयम धम्मलिपि, इस धम्मलिपि में ये लेख लिख रहा हूं। और उसका परिप्रेक्ष्य चेंज कर दिया, और इसका परिप्रेक्ष्य 1910 के बाद यहाँ आए हुए कुछ विद्वानों ने जो है इसको नाम दे दिया ब्राह्मी। ओके, और उन्होंने कहा ये धम्मलिपि का मतलब है ये धर्मलेख। ब्रिटिश राज में भी जो अपर क्लास हेजिमनी थी भारत की, उनके हाथ में कंट्रोल थे, जो लिख सकते थे, जो पढ़ सकते थे। बिल्कुल, तो वहां से कुछ मिसगाइडेड आपको ऐसा कुछ शंका लगता है? नहीं, ये 100% ये मिसगाइडेड था,
क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हमने 2010 साल में इसके बारे में संशोधन करना शुरू किया, बिल्कुल 100 साल के बाद, ओके, तो पता चला कि जो नाम इन्होंने ब्राह्मी, उदाहरण के तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो नाम इन्होंने ब्राह्मी दिया, इसके लिए कोई प्रमाण है ही नहीं है। ओके, लिंग्विस्टिकली कोई प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक तौर पर कोई प्रमाण नहीं है। गवर्नमेंट के गैजेट में ब्राह्मी ऐसा बोला जाता है? इसके लिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि विद्वानों ने ये कहा है, तो हमने इसीलिए तो उसको चैलेंज किया। विद्वानों ने अगर कहा है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ प्रमाण होने चाहिए। और जब हमने प्रमाण पूछे तो कोई भी प्रमाण नहीं था, वो साबित नहीं कर सके। हालांकि धम्मलिपि ये शब्द है, इसके प्रमाण हमें जो है करीबन अशोक के अभिलेखों में 35 बार ये शब्द आता है। ओके, ईयम धम्मलिपि। और ये धम्मलिपि, ये जो शब्द है लिपि, लिपि का मतलब है स्क्रिप्ट। यस। और यहाँ के जो विद्वान थे, इन्होंने कहा लिपि का मतलब है लेख। ओके, अभी लोगों ने कुछ सोचा नहीं है, और हो सकता है उनकी मानसिकता ये थी कि पूरा जो शब्द है धम्मलिपि, इसको एक्सेप्ट न करे, इसको डाइवर्ट करे, इसको डिस्टॉर्ट करे और इसको कहे कि ये धम्मलेख है। धम्मलेख का मतलब हो गया धर्मलेख, रिलीजियस एडिक्ट्स। और इसी बात से हमने संशोधन किया और हमने कहा कि सम्राट अशोक के अभिलेख ये रिलीजियस एडिक्ट्स नहीं है, क्योंकि धम्म शब्द का आप धर्म में रूपांतर नहीं कर सकते हैं। धम्म शब्द का पाली भाषा में उसका जो अर्थ है वो अलग है, और धर्म जो हम आज के दौर में देखते हैं उसका अर्थ कुछ अलग है। हाँ जी। तो सम्राट अशोक जब लिखते हैं ईयम धम्मलेख, ईयम धम्मलिपि देवानंद, उसका कहना बहुत ही सरल था कि मैं इस धम्मलिपि में ये लेख लिख रहा हूँ। वो दूरदर्शी थे, उन्होंने हमारे लिए एक उन्होंने चांस रखा कि भाई जब आने वाली पीढ़ी जो है पढ़ेगी इसको, तो वो समझेगी कि सम्राट अशोक के समय धम्मलिपि नाम की एक स्क्रिप्ट अस्तित्व में थी और जो सम्राट अशोक ने उसका इस्तेमाल किया था। तो जब हमने वो पूरा जो उसका संशोधन किया, तो बराबर 100 साल के बाद हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया कि जो ब्राह्मी नाम है इट्स अ मिसनॉमर। ओके, उसके लिए कोई भी प्रमाण किसी भी किताब में नहीं है, ना उसका व्याकरणिक कुछ अर्थ बनता है, ना उसका लिंग्विस्टिक एटिमोलॉजी कुछ अर्थ है, ना उसका पुरातत्वीय प्रमाण कुछ है, ना कोई उसका ऐतिहासिक संदर्भ कहीं पर मिलता है। जब से आपने ये डिकोड किया और ऐसा बोलना चालू किया, तो क्या लगा वैश्विक लेवल पर भी आपको कुछ बदलाव नजर आया? क्योंकि हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के वर्क को या तो शिलालेखों पे लिखे हुए जितने भी सबूत है जी, या फिर अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च हुआ है पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियन आज वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको भी प्रभावित हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इसका असर तो भारत देश में, पूरे देश में मिल ही रहा है हमें। लेकिन साथ में जहां जहां पर हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, तो बहुत सारे लिंग्विस्टिक ऐसे हैं या इसको क्या है कि भाई हिस्टोरियंस हैं कि जो कहते हैं कि आपने जो संदर्भ रखे हैं, आपने जो रिसर्च उसके लिए बनाया है, रिसर्च किया हुआ है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। ऐसे फीडबैक आते हैं? ऐसे फीडबैक आते हैं। तो फिर हमारा दूसरा सवाल उनके सामने आता है कि चलो भाई आप भी उसको अपनाना शुरू कर दीजिए, और वो अपनाना भी चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत की सरकार जो है ब्राह्मी शब्द को जो है एक उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रमाण लगा दिया कि ब्राह्मी शब्द, ब्राह्मी लिपि जो है यही भारत की प्राचीन लिपि है। तो जब तक इसको एक मास मूवमेंट की तरह हम इसको जब तक चलाते नहीं है, और जब तक हमारे लोग प्रतिनिधि है जो सांसद में इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये शब्द जो है धम्मलिपि ये हमारे गैजेट में नहीं आएगा। हम देखते हैं वैसे भारत के जो लोग इस शब्द पे स्टैंप लगा दिए, आप ऐसा इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहीं के पूर्वज हैं जो खरस्टू बोलते हैं, यहीं के पूर्वज है जो पाली और प्राकृत बोल के पूरे एशिया को उन्होंने लाइट फैला दिया। यहीं के लोग हैं जिन्होंने नागरी भाषा में इन्वेंशन करके उसमें अलग अलग प्रयोग करके पूरी दुनिया में वो पहुंचा दिया। क्या ये अपने पूर्वजों से न्याय देना नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि अगर से एक ही भाषा को प्रमोट कर रहे हैं और कहीं कहीं इतिहास का विकृतीकरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश के विरोध में जाने वाला काम है? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बौद्ध सभ्यता हो या बौद्ध संस्कृति हो, जब तक इसको अपनाते नहीं है तब तक इनको ये नहीं पता चलेगा, या शायद इनको इसके ऊपर न्याय नहीं देंगे ये लोग।
क्योंकि बुद्ध का जो है, बुद्ध के वचन को जो है, ये भारतीय सभ्यता का अंग नहीं मानने को तैयार है। ओके। और इसीलिए, और उनके बुद्ध के वचन हो या जो भी वो कंसेप्ट्स हो, उसको मिटाने के पीछे ही पूरी फौज के फौज लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि अगर हम भारतीय सभ्यता का सम्मान करें तो हम बौद्ध सभ्यता का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, बौद्ध सभ्यता को भी अपनाना चाहिए। मगर सवाल ये होता है कि बौद्ध सभ्यता का तोड़ मरोड़ कर इन्होंने अपनी सभ्यता बना ली है, तो अगर इनको अभी उसको रीचेंज करना है तो ये होगा कि अगर उसको रीचेंज करना है तो खुद की सभ्यता के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो। और शायद हो सकता है कि उसी कारण जो है कि ये जो पुराने शब्द है, जो जिनका अर्थ, मूल अर्थ जो है, ये वापस लाना नहीं चाहते हैं। ओके। और जब हम इसके ऊपर संशोधन करते हैं, चाहे वो लिपि हो या फिर अभिलेख हो, या चाहे वो गुफाओं के लिखे हुए अभिलेख हो, या उसके ऊपर के जो स्कल्पचर हो, इसके ऊपर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें पता चला है कि उसके ऊपर जो शिल्प का मूल अर्थ है, जो पाली त्रिपिटक में दिया हुआ है या बुद्ध वचन में दिया गया हुआ है, इन अर्थ को इन्होंने अनर्थ किया गया है। और यहाँ तक कि विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जा रहा है। और जब हम उसका मूल अर्थ पे ले आते हैं उनको, तो अब वो उसको बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उसको बदलेंगे तो अंग्रेजी में एक शब्द है अप्रोप्रिएशन, यस, यानी अतिक्रमणित करना। तो जो उन्होंने अतिक्रमण ऑलरेडी कर चुका है, ये उसको वापस लौटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अतिक्रमण किया हुआ शब्द या शिल्प जो है वो उनकी सभ्यता के लिए सबसे अच्छी बात है। ओके। अगर उसको रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब है उनकी सभ्यता में से ये चीजें इनको नष्ट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में खुद की सभ्यता के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हम देखते हैं सर, भारत दो ध्रुवों पे खड़ा है, एक दक्षिण भारत है, एक नॉर्थ यानी उत्तर भारत है। पर हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी आईवीसी, इसके सिम्टम्स हमको साउथ में भी दिखते हैं जी। आईवीसी के जो सिम्टम्स हमको चेल में भी दिखते हैं, चेल साम्राज्य हो या फिर चोला जिसको कहा गया, पांड्यान हो, जो संगम एज है, कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये भाषाओं का जो एक रूपता है, पाली हो, परकोष्ठी हो या फिर प्राकृत हो, इनका पूरा आपको नॉर्थ, पूरा नॉर्थ और साउथ का एक चेन दिखता है आपको कि पूरे देश में बोली जाती थी। जी बिल्कुल, उसका लिंकिंग है ही। अगर शुरुआती तौर पर देखेंगे, जैसे लिपियों का उगम हुआ या फिर शायद यह कहो कि भाषाओं का, पहले तो भाषा चली, बाद में उसकी लिपि उसमें इस्तेमाल होना शुरू किया। वो प्रोसेस ही है। जब भाषा शुरू हो गई तो एक दूसरे का जो संवाद होता था, तो कहीं ना कहीं तो उनको कॉमनैलिटी होनी चाहिए थी। अगर मैं कह रहा हूं कि आ जाओ और सामने वाला अगर सुन रहा है कि जा, तो इसमें संवाद तो नहीं हो सकता है। तो रीजनल तौर पर, अपने अपने तौर पर, चाहे उसका मीनिंग अलग हो, लेकिन जब वो एक दूसरे से संवाद करते हो, एक दूसरे से मिले हो, तो निश्चित तौर पर उन भाषाओं का, उन भावनाओं का आदान प्रदान तो हुआ होगा। और जब ये हुआ होगा तो निश्चित तौर पर ये भाषा का आदान प्रदान करते करते उसमें से एक संक्रमित भाषा तैयार हुई। और ये संक्रमित भाषा जो है, ये दोनों नॉर्थ और साउथ के तौर पर एक तरीके से इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। ओके। और जब हम देखते हैं इनके अगर रेफरेंसेस देखो, भले वो आईवीसी हो या फिर अलग जगह की सभ्यता हो, आप उस देखोगे कि भाषा के तौर पर सारे शब्द एक समान दिखाई देंगे। हाँ जी। सिर्फ उसमें थोड़ा सा रीजनल डिफरेंस होगा। या तो उसके प्रोनाउंसिएशन में होगा या तो उसकी लिखावट में। यानी आज की मराठी और आज की तमिल में भी उसका प्रमाण मिलेगा? नहीं, उनकी जो मूल रूप में अगर देखोगे, हाँ जी, मूल रूप में देखोगे कि अगर मैं एक लिपि का उदाहरण देता हूँ, हाँ जी, तमिल का क और मराठी का क यानी नागरी लिपि का क, हाँ, इनका अगर आप लिंकिंग करोगे तो आपको चलेगा भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो है, जो सम्राट अशोक ने उत्कीर्ण की है, वहां से हमें सोर्स शोधना, उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, उसका तो वहां पर जो क दिखाई देगा, वो क और आज के नागरी लिपि का क, उसमें बड़ी सामान्यता दिखेगी, आपको बड़ी समानता दिखेगी, यानी इवोल्यूशन का प्रोसेस, इवोल्यूशन। और जैसे हम तमिल का क दिखेंगे तो हमें वो भी पता चलेगा उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है। ओके। हालांकि आज के तारीख में तमिलियन कहते हैं कि उनकी जो मूल स्क्रिप्ट थी वो थी तमिजी। हाँ जी। और उनका कहना है कि ये तमिजी स्क्रिप्ट जो है, ये धम्म लिपि
या फिर जैसे भारत सरकार कहती है कि ब्राह्मी लिपि, उससे भी पुरानी है। ओके, ये उनका कहना है। हाँ जी। और बहुत सारे उसके ऊपर उसके कुछ प्रमाण संशोधन, उसके प्रमाण भी मिलना शुरू हो गए, चाइना तक प्रमाण मिलते उसके प्रमाण भी मिलना शुरू हो गई है। लेकिन जो भारत में सबसे पहले लिखी गई थी, जो अशोक के अभिलेख से हमें पता चलता है, धम्म लिपि, या जैसे आमतौर पर कहा जाता है ब्राह्मी, लेकिन इसकी शुरुआती तौर पर लिखी गई जो स्क्रिप्ट थी वो सम्राट अशोक ने लिखी। लेकिन निश्चित तौर पर सम्राट अशोक ने इस लिपि का जो है उन्होंने उसको नहीं बनाया है। हाँ जी। वो लिपि जो है सम्राट अशोक के पहले से बनी हुई थी, वो चलते आ रही थी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों में उसकी प्रचलन था, इसलिए उन्होंने लोगों के लिए शिलालेख या अभिलेख उसी लिपि में लिखी थी। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वापस हम जुड़ना पड़ेगा कि तमिलियन स्क्रिप्ट जो है तमिजी और सम्राट अशोक की जो स्क्रिप्ट है वो एक ही धातु से बनी हुई है, एक ही मूल धातु से बनी हुई है। जी। आप सर भाषा विज्ञान की भी हमेशा बात करते हैं कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाते हैं जी, या बौद्ध धर्म के मूल तत्वों पर हम जब जाते हैं कि जैसा संगीतियों का एक इतिहास मिलता है जी, कि भगवान बुद्ध के बाद में जब हम देखते हैं कि उनके वचनों को संग्रहित करने के लिए लोग बैठे एक जगह, अरब भिक्खु बैठे और उन्होंने संग्रहित किया, तो उस वक्त के काल में क्या लगता है कौन सी भाषाओं का प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुआ और वो ग्रंथ निर्माण हुए? जी, क्या लगता है आपको? उस समय जो भाषा थी वो थी पाली भाषा थी, क्योंकि हो सकता है पाली भाषा का नाम जो पहले समय में था वो था मागधी, और फिर आचार्य बुद्ध घोष ने इसको नाम दे दिए पाली करके। लेकिन जितने भी संगति हुई थी वो सारी पाली भाषा में हुई थी, क्योंकि पाली एक कॉमन भाषा थी। हाँ जी। जो बुद्ध वचन की भाषा थी। तो जितने भी उस समय के जो भी अरहत भिक्खु थे, जब वो बुद्ध वचन के बारे में जब उन्होंने संगायन शुरू किया था, तो समझने के तौर पर जो भाषा बुद्ध ने बोली थी उसी भाषा में उन्होंने संवाद किया था। तो आज हम देखते हैं कि पाली त्रिपिटक की भाषा तो पाली ही है, इसीलिए तो उसको पाली त्रिपिटक कहा जाता है। जी। दूसरा एक मुद्दा और हम देखते हैं कि सर जब इसको कोई स्टूडेंट आपको सुन रहा है अभी या जो विद्यार्थी जो शोधकर्ता आपको सुन रहा है, चीजों को समझने के लिए अगर से चीजों को डिकोड करना है तो क्या सूत्र होना चाहिए कि कैसे वो समझे? जैसा विकृतीकरण तो काफी हुआ है जी। अगर से एक झूठ कंटिन्यू बोला जाए और सालों तक बोला जाए तो वो साइकोलॉजी में कहा जाता है कि वो सच तरफ चले जाता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए क्या सूत्र अपनाना चाहिए? उसके लिए एक बहुत ही सरल सूत्र है कि बुद्ध वचन की जो भाषा है, जैसे पाली भाषा है, तो उन वचनों का भाषांतर करने का या फिर उसको समझने के लिए उन शब्दों के लिए पाली भाषा का व्याकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। अगर आप पाली भाषा में बात करते हो या उसका एक वाक्य लेते हो और उस वाक्य का अर्थ अगर आप मराठी या हिंदी या फिर संस्कृत भाषा का व्याकरण का अगर इस्तेमाल करोगे तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। तो जब भी हम लोग पाली भाषा या बुद्ध वचन के बारे में सोचते हैं तो हमने पाली व्याकरण का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमें उस भाषा का या उस शब्द का मूल अर्थ पता चलेगा। एक मेजॉरिटी जो पीपल है सर, एक जो साइकोलॉजी भी बनी है समाज की या फिर जो सोशल एक्टिविस्ट है, स्कॉलर है, थिंकर है, ओरिएटर है, वो कहते हैं कि जो पारंपरिक तरीके हैं उसी को चलो, उसी धारा प्रभाव में बढ़ो। लेकिन आप जैसे लोग कुछ रहते हैं जो धारा के विरुद्ध काम करते हैं, जैसा ब्राह्मण को आपने कंडेम कर दिया, उस नाम को ही कंडेम कर दिया, क्या इसके भविष्य में दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं अगर से इन नामों के साथ हम बहते चले गए? तो गलती के साथ अगर चलते गए तो फिर जो भी सारा चीज जो है जिसको हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन, ये फॉल्सिफिकेशन चलते रहेगा। लेकिन अगर हम चीज की जो है जो मूल शब्द है या फिर उसका जो अर्थ है इसके बारे में संशोधन करके अगर हम उसका मूल शब्द और उसका अर्थ अगर लोगों के सामने लेके आए तो हो सकता है लोगों के सोच में बदल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम फिर उसका मूल अर्थ समझने की शुरुआत करेंगे। और एक बार अगर हमें मूल अर्थ समझ गया तो हम जानेंगे कि जो प्रायोजन से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसी का अर्थ को हम पकड़ के चल रहे हैं। ओके। और मेरे हिसाब से मूल अर्थ की तरफ जाना ये उसका दूरगामी काफी अच्छा परिणाम होगा। परिणाम ये होगा कि कोई भी सभ्यता का जो मूल शब्द है उसका अर्थ उसको प्रमाणित करना चाहिए। अगर उसका हम अप्रोप्रिएट करते हैं तो उसका गलत अर्थ का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, तो हमारा सोचने में भी उस फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मूल अर्थ का सोचना और गलत अर्थ में सोचना
इसमें काफी बड़ा अंतर है। यानी प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में भी हम देखें कि आप बोल रहे हैं कि पाली में सारी बौद्ध धर्म की धर्म संपदा है, यानी ग्रंथ संपदा है, तो आज देखते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध भी हो रहे हैं जी, अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है, तो अगर से उन शब्दों को उसका सही अर्थ समझाया जाए तो उसके निवारण पे भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कुछ एग्जाम्पल कुछ दे पाए आप? बहुत ही सिंपल एग्जांपल लीजिए आप। हम बोलते हैं कि पाली भाषा में उसको कहते हैं त्रिलक्षण या त्रिशरण बोलते हैं। हाँ जी। हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। एक सिंपल सा वाक्य है जो बुद्ध रूप के सामने होके नतमस्तक होके हम कहते हैं। अभी इसका जब ट्रांसलेशन हुआ, जैसे मराठी में बहुत सारी किताबों में लिखा है कि उधर लिखा गया जाता है संस्कृत में बुद्धम शरणम गच्छामि, पोष आ गया, शरणम आ गया। हाँ जी। और फिर मराठी में ट्रांसलेशन होता है कि मी बुद्धाला शरण जाता हूँ। हाँ। क्यों? और या फिर हिंदी में होता है मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। हाँ। अब ये शरण शब्द का अर्थ अगर देखोगे, शरण शब्द का अर्थ होता है कि मैं पूरे होश अवस में साथ सामने वाले जो मूर्ति मुझे दिखाई देती हाँ है, जी, हाँ जी। उसको मैं शरण जा रहा हूँ, उसका मैं गुलाम हो रहा हूँ, उसका मैं भक्त हो रहा हूँ। और बुद्ध तो कहते हैं कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं तो मार्गदाता हूँ। यानी इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पाली भाषा में जो शरणम शब्द है उसका अर्थ शरणम नहीं होता है। उसका अर्थ ये होता है कि इस बुद्ध प्रतिमा में जो बुद्धत्व के गुण प्रतीत हो रहे हैं वो मेरे अंदर विकसित हो जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब ये देखिए, विकसित होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और यहां पर हो रहा है कि ये बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके सामने मैं शरण जा रहा हूं। दोनों का अर्थ देखिए अब कितना अलग अलग होता है। एक होता है, पहला वाला जो होता है, मैं शरणं शब्द का अर्थ है कि मैं अपने खुद को आवाहन कर रहा हूं, मैं अपने खुद को जो है जिम्मेदार ठहरा हूं कि मुझे बुद्ध के जैसे बनना है। दूसरा अर्थ शरण में होता है कि बुद्ध तो अपनी स्थिति पर कायम है, मैं बस उनको शरण जा रहा हूं, मैं उनका गुलाम बन रहा हूं, मैं उनका भक्त बन रहा हूं। और बुद्ध नहीं चाहते कि कोई लोग उनका भक्त बने। बुद्ध चाहते थे कि सभी के अंदर जो बोधि चित्त है वो प्रफुल्लित हो जाए और सब बुद्ध के मार्ग पर चले, सब बुद्ध बन जाए। हाँ जी। तो ये जो है, दिस इज अ चेंज ऑफ इमेज। हाँ जी। अगर आप देखोगे कि इसी एक लाइंस के कारण आपको पता चलेगा कि उस अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। हम सर अपने चर्चा के शिखर पर हैं जी, हम अंतिम छोर पर है। हम देखते हैं कि चर्चा के पूरे समारोह में कुछ उसका कंक्लूजन भी निकले। जी, ये जो हो रहा है, ये जो विकृतीकरण हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चीजें सबूते मिटाए जा रहे हैं, जिन भी शक्तियों के द्वारा ये हो रहा है, क्या सोल्यूशन दिखते हैं फ्यूचर में आप कि ये सब चीजों को अगर से सारे लोग इकट्ठा होकर अगर से इसे रोकना चाहें तो इसको क्या सूत्र में आप पिरोना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से, क्या कभी काउंसिल हो जाना चाहिए या संगीति हो जाना चाहिए, या फिर इसके ऊपर शोध ग्रंथ के अलावा क्या हो सकता है, और ऐसा क्या लगता है आपको? जी, इसकी जो एक स्टेप है वो है इसका अभ्यास, उसका चिंतन, फिर उसका संशोधन और फिर उसका प्रसार, यानी पब्लिकेशन के माध्यम से। ये केवल कोई किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए पूरे समूह ने इससे ऊपर प्रयत्नरत होना चाहिए, तब जाके ये काम हो जाएगा। तो हो सकता है कि संस्थान के माध्यम से ये काम हो सकता है, या फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बुद्ध के विचार को मानते हैं, या जिनको लगता है कि बाबा साहब ने जो दिशा दी थी हमें उसके ऊपर हमने चलना है, ये सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक साथ बैठना चाहिए, उसका संगायन करना चाहिए। जो बाबा साहब को अभिप्रेत था और जो भगवान बुद्ध के समय पे होता था संगायन, ये बैठ के संगायन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए। जी, और हमें क्या करना चाहिए, हमें बुद्ध के मूल वचन को, बौद्ध सभ्यता की मूल सभ्यता को अगर हमें एक नॉर्मल लोगों में, कॉमन लोगों में अगर इसका प्रसार करना है तो मूल रूप से कैसा करना चाहिए, उसके मूल अर्थ को हमने लोगों के पास कैसा लाना चाहिए, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए, टीम फॉर्मेशन होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए, और फिर लोगों के सामने पूरी की पूरी तरह रखनी चाहिए। और ये एक सामूहिक प्रयास है। मैं दोबारा वापस कहना चाहूंगा, ये कोई सिंगल व्यक्ति नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसमें लिमिटेशन बहुत है।
और एक लॉन्ग टर्मिंग प्लानिंग है, लॉन्ग टर्मिंग प्लानिंग, क्योंकि 1 या 2 दिनों में नहीं होना चाहिए। ये विकृतीकरण जिसने जैसे शताब्दियों में हुआ है, तो ये भी कम से कम 10-15 सालों की प्रोसेस है। तो उसकी प्रोसेस है, इसको हमें दोबारा करने के लिए उतना सारा कुछ चिन्ह दिख रहा है आपको कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ आप तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल हो रहा है। अगर आप देखोगे आज की तारीख में पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में अभी धम्मलिपि का नाम प्रचलन हुआ है। लोग इसको ब्राह्मी नहीं कहते, इसको धम्मलिपि कहना शुरुआत की हुई है। आप जैसे स्कॉलर का वो उसमें काफी योगदान है सर? नहीं, बहुत सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं जिनको ये जो रैशनलाइजेशन है, जिसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, बहुत सारे इतिहासकारों को इसको समझ में आ गए कि उनकी गलती कहाँ हुई है और उसको सुधारना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को समझ गए और उसको धम्मलिपि के नाम से उसको प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, जैसे बौद्ध गुफाओं के जो शिल्प है, जो शिल्पांकन किए गए हैं, उनका जो अप्रोप्रिएशन किया गया है टेक्निकल वे में, जब हम उसको चेंज कर रहे हैं तो बहुत सारे अभी लोगों को पता चला है कि उसकी सही अर्थ क्या है उस शिल्प का। हाँ जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है ये उसके ऊपर अभ्यास करना अभी शुरू किया। कौन सी किताबों का रेफरेंस लेना चाहिए सर, जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी जो पढ़ रही है? बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर धम्मलिपि पढ़नी है तो ई.एम. धम्मलिपि नाम की किताब है जो प्रोफेसर अनिर्बान दत्त सर ने लिखी है। भारत के बहुत ही सुविख्यात लिपि तज्ञ हैं। तो इनकी किताबें जो हमने उसको प्रकाशित की है। फिर अभिलेखों के ऊपर और गुफाओं के ऊपर जो किताब है, जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है, नासिक की गुफाओं के ऊपर, नासिक त्रिरश्मि केव्स, ये एक किताब है। और मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि जितने भी उस जमाने में आए हुए जो ब्रिटिश पुरातत्वज्ञ थे, जैसे जेम्स फर्ग्यूसन रहे, जस बर्जेस रह चुके हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इनके कामों के ऊपर। या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के जो 4 रिपोर्ट्स, हाँ जी, वो बहुत ही बढ़िया, उसका पूरे वॉल्यूम से हो, और वो वॉल्यूम्स को अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी दिशा लगती है। साथ में यूएन सांग के जो रिपोर्ट्स है, जो ट्रैवलॉग्स है, वो अच्छी किताब है। अगर प्राचीन भारत की सभ्यता हमें देखनी है तो मेगास्थेनिस और प्लिनी की किताबें हमने पढ़नी चाहिए। इनके जो ट्रैवल के जो वर्णन है उससे प्राचीन भारतीय सभ्यता हमें पता चलती है, मगध साम्राज्य के बारे में पता चलता है, यानी इतिहास डिकोड हो जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं तो बहुत सारे ऑथर्स ने उसके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन जो उसका डिकोडिंग करना है, क्योंकि उन्होंने प्रचलित रूप में उसका भाषांतर किया हुआ है। हमारा ये कहना है कि भाई सम्राट अशोक के स्क्रिप्ट जो पढ़ेंगे आप, तो उसका जब डिकोडिंग करेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो पाली प्राकृत है, तो इसको पाली प्राकृत का व्याकरण ही इसको लगा के या उसके नियम लगा के उसका भाषांतर करें, क्योंकि कई बहुत सारी जगह पर सम्राट अशोक के अभिलेख का भी गलत तरह से भाषांतर हुआ है। हाँ जी। सर अलेक्जेंडर अपने पुस्तकों में लिखते हैं कि बोध गया धरती का केंद्र है और जगत की नाभि है। जब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट जब वो देते हैं तो उनका कहने का भावार्थ ये होता है कि ये दुनिया की सारी भाषाओं की भी नाभि है, ये दुनिया की सारे संस्कृतियों का भी उद्गम स्थान है। बस भाषा विज्ञान को समझने की जरूरत है अपने तर्कों के आधार पर। अगर से कहीं भी आप भ्रमित हो रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा गहराई में उतरकर। सर इन्हीं सब चीजों पर प्रकाश डाल रहे थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। आप जुड़े रहिए आवाज से, हम ऐसे ही विषयों पर आपको जोड़ते रहेंगे।